हमारे मसल्स ही ऑक्यूपाई करते हैं। अब मसल्स कितने तरह के होते हैं? तो हमारे मसल्स 3 तरह के होते हैं। एक होता है स्केलेटल मसल, जो हमारी स्केलेटन यानी कि हड्डियों से जुड़े होते हैं, एसोसिएटेड विद स्केलेटन। ये कुछ ऐसे दिखते हैं। इनके जो बीच-बीच में पोर्शंस हैं, इनका होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। इनके पास बहुत सारे स्ट्राइएशंस होते हैं। ये सब जो मैंने जालीदार बनाया है, इसे बोलते हैं स्ट्राइएशंस। ये स्मूथ नहीं होते, इनके पास बहुत सारे स्ट्राइएशंस होते हैं। दूसरे आते हैं स्मूथ या विसरल मसल्स। ये नॉर्मली हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में, यानी कि हमारे स्टमक, हमारे इंटेस्टाइन एक्सेट्रा, ये सब में मौजूद होते हैं। ये ऐसे कुछ ऐसे दिखते हैं, टेपरिंग, इनको बोलते हैं टेपरिंग एंड्स वाले। ठीक है, टेपरिंग एंड्स वाले। इनका दूसरा नाम है फ्यूजिफॉर्म। फ्यूजिफॉर्म सेल्स। इनके भी जो बीच में सेल्स दिख रहे हैं, इसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं। इनके पास स्ट्राइएशंस नहीं होती। स्ट्राइएशंस नहीं होने का मतलब है कि ये एक ही जगह पे टिके हुए रहते हैं, ये इतना हिलडुल नहीं करते। जो स्केलेटल मसल्स होते हैं वो हमारे वॉलंटरी मसल्स होते हैं। वॉलंटरी यानी कि हम उन्हें खुद कंट्रोल करते हैं, जैसे कि हमारे हाथ पांव, हम खुद कंट्रोल करते हैं अपने हाथ पांव को। लेकिन स्मूथ मसल्स को हम खुद से कंट्रोल नहीं करते, है ना। स्टमक की मूवमेंट, इंटेस्टाइन की मूवमेंट को हम खुद से कंट्रोल नहीं करते। तो ये हो गए इनवॉलंटरी। और लास्ट है हमारा कार्डियक मसल, जो कि हमारा हार्ट में होता है। हमारे हार्ट में एक स्पेशल तरह की मसल होती है, उसे हम बोलते हैं कार्डियक मसल्स। ये कुछ ऐसी दिखती है। ये थोड़ी थोड़ी स्केलेटल मसल से ही मिलती जुलती रहती है। ये जो पार्ट है, ये सब क्या बनेंगे? न्यूक्लियस। और ये इसमें भी हम स्ट्राइएशंस देख सकते हैं। इनके पास ये जो मोटी-मोटी चीज है, इनको बोलते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क, जिसकी वजह से दो सेल्स आपस में कनेक्ट होते हैं और अपना सामान इधर-उधर देते हैं, है ना। इसे बोलते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। इसे हम देख सकते हैं कि सारे सेल्स आपस में कनेक्टेड हैं, इन्हें हम ब्रांच स्ट्रक्चर बोलते हैं। बाकी कोई भी आपस में कनेक्टेड नहीं है, यही जो आपस में सेल्स कनेक्टेड है, इसे बोलते हैं ब्रांच स्ट्रक्चर। और कार्डियक मसल भी हम जानते हैं कि क्या होते हैं? इनवॉलंटरी होते हैं। तो हमारी बॉडी में सिर्फ एक ही तरह का मसल वॉलंटरी होता है, हमारे कंट्रोल में होता है, वो होता है स्केलेटल मसल। आज हम स्केलेटल मसल की ही डिटेल स्टडी करेंगे। आइए थोड़े फोटोज देख लेते हैं। ये हमारे स्केलेटल मसल्स ऐसे, इसमें बहुत सारे हमें स्ट्राइएशंस देखने को मिल रही है। और न्यूक्लियस उसके बीच में ब्लू कलर है, वो न्यूक्लियस है। ये हमारा स्मूथ मसल्स, इसमें स्ट्राइएशंस नहीं देखने को मिल रही है। और ये फ्यूजिफॉर्म स्ट्रक्चर के होते हैं, स्मूथ मसल्स। ये है कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स में हम देख सकते हैं सब आपस में कनेक्टेड है, ब्रांच स्ट्रक्चर ऐसा। इसमें हमें इंटरकैलेटेड डिस्क भी दिख रही है। अब हम आगे की बात करते हैं। अब आते हैं हम स्केलेटल मसल की अंदर की एनाटॉमी पढ़ने। ये मैंने एक स्केलेटल मसल्स, हैंड बाइसेप्स का मसल बनाया है। इसके अंदर जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमें कुछ ऐसे बंडल टाइप के सेल्स दिखते हैं। इन बंडल्स को हम बोलते हैं मसल बंडल्स। इसे हम फैसिकल भी बोलते हैं, फैसिकल्स। फैसिकल्स को भी जब हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे और डिटेल में देखेंगे तो और भी ज्यादा छोटे-छोटे हमें बंडल्स दिखने को मिलेंगे। इन बंडल्स को बोलते हैं मसल फाइबर्स। इसे हम सार्कोमियर भी बोलते हैं। अब एक सार्कोमियर को जब मैं देखूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये सार्कोमियर की जो आउटर कवरिंग है, इसे मैं सार्कोलेमा बोलते हैं। ये जितने सारे डॉट्स दिख रहे हैं, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, इसमें और भी सामान होता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोमियर के अंदर बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अंदर एक स्पेशल चीज होती है जिसे बोलते हैं कैल्शियम डिपॉजिट्स।
कैल्शियम सिर्फ हमारे बोन्स में ही होती है, हमारे मसल्स में भी जरूरत होती है कैल्शियम की। अब अगर मैं सार्कोमियर की जो ब्लू ब्लू लाइंस को और गौर से देखूं तो ये है हमारा मेन यूनिट, मस्कुलर सिस्टम का मेन यूनिट, इसे बोलते हैं मायोफाइब्रिल। ये बना होता है दो तरह के फिलामेंट्स से। ये छोटे छोटे फिलामेंट्स हैं, इन्हें बोलते हैं एक्टिन, एक्टिन फिलामेंट। और जिसके बीच में बड़े बड़े फिलामेंट्स हैं इन्हें बोलते हैं मायोसिन फिलामेंट। एक्टिन को हम थिन फिलामेंट भी बोलते हैं, पतले फिलामेंट, और मायोसिन को हम थिक फिलामेंट भी बोलते हैं। ठीक है, आइए से कुछ फोटोज देख ले। ये हमारा मसल बंडल्स या फिर फैसिकल्स, ऐसा। ये हमारा मसल फाइबर्स या फिर सार्कोमियर, ऐसा। ये जो यहाँ पे एडिपोज टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू मतलब फैट, जिसमें फैट स्टोरेज होती है, ये हमारा सार्कोमियर। ये सार्कोमियर का एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डायग्राम है, ऐसा। ये स्केलेटल मसल, और अगर मैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखूं तो वो इस तरह से दिखेगा, ऐसा। अब हम इसकी बात करेंगे। ये मायोफाइब्रिल का एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक रिप्रेजेंटेशन। आइए इसकी स्टडी करें। हमने पढ़ा कि मायोफाइब्रिल में दो तरह के फिलामेंट होते हैं, एक होता है एक्टिन और एक होता है मायोसिन। एक्टिन के उनको बोलते हैं थिन फिलामेंट, और मायोसिन को क्या बोलते हैं, थिक फिलामेंट। अब एक्टिन कुछ ऐसा दिखता है, इसमें जो गोले गोले स्ट्रक्चर है इसे हम ग्लोब्यूलर एक्टिन बोलते हैं। ये एक प्रोटीन का नाम है, ग्लोब्यूलर एक्टिन। ये जो येलो कलर के लाइंस हमें दिख रहे हैं इसे बोलते हैं ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन। और इसके ऊपर जो हमें तीन डॉट्स दिख रहे हैं बहुत सारे हर जगह, इसे हम ट्रोपोनिन बोलते हैं। अब इन दोनों का काम क्या है कि ट्रोपोनिन के अंदर जब कैल्शियम आता है, कैल्शियम जब इसके अंदर आता है तब ये खुल जाता है, और जैसे ये खुलता है वैसे ट्रोपोमायोसिन भी खुलता है। तब एक्टिन और फिलामेंट और मायोसिन जुड़ सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये दोनों क्या हुए, लॉक की तरह हुए, जो एक्टिन को बचा के रखते हैं कि मायोसिन से अभी मत जुड़ो, अभी तुम्हारा काम नहीं आया। ठीक है, तो एक्टिन और ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन क्या करते हैं, एक तरह के लॉक की तरह होते हैं जो कि प्रिवेंट करते हैं एक्टिन को मायोसिन से अटैच होने में। क्योंकि अगर ये यूं ही अटैच हो जाए तो हमें क्रैम्प्स होने लगते हैं, जो होता है ना कभी कभी हाथ पांव दुखने लगता है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि हमारे ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन सही से काम नहीं कर रहे। तो एक्टिन और मायोसिन जब हमें जरूरत भी नहीं तब भी एक साथ जुड़ जा रहे हैं, इसलिए हमें कॉन्ट्रैक्शन हद से ज्यादा हो रही है। ये आता है मायोसिन यानी कि थिक फिलामेंट, ये दो सांप की तरह दिखता है। ये जो पार्ट है मायोसिन का ऊपर वाला पार्ट, इसे बोलते हैं एक्टिन बाइंडिंग साइट, यानी कि यही जगह है जहां से एक्टिन फिलामेंट मायोसिन से जुड़ेगा। ठीक है, ये जो पार्ट है इसे बोलते हैं एटीपी बाइंडिंग साइट। एटीपी क्या होती है, एटीपी एक तरह की एनर्जी स्टोरिंग पार्ट होती है हमारी बॉडी की। ठीक है, एटीपी में हमारी जितनी भी एनर्जी होती है, एनर्जी एटीपी के फॉर्म में स्टोर होती है। एटीपी जब टूटता है, जो कि हम तोड़ेंगे अभी थोड़ी देर में, एटीपी जब टूटता है तो वो बनाता है एडीपी और एक फॉस्फेट आयन निकल जाता है। ठीक है, तो यहां हम करेंगे तो ये नॉर्मली यहाँ पे स्टोर्ड होता है, और जब ये बाइंडिंग का प्रोसेस खत्म हो जाता है तब ये वापस आके यहाँ पे जुड़ जाता है। ठीक है, तो यानी कि हमारे कॉन्ट्रैक्शन में एटीपी की यूज होती है। इससे जब हम बहुत ज्यादा थक जाते हैं या फिर हमारे अंदर एनर्जी नहीं रहती, तब हम हाथ पांव भी सही से हिला नहीं पाते, क्योंकि हमारे कॉन्ट्रैक्शन में मदद करता है एटीपी। अब हम कैसे कॉन्ट्रैक्शन होता है उसके डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये हमारे एक्टिन फिलामेंट,
ये एक्टिन है ना, ये जो लंबी सी तार जैसी प्रोसेस ये और ये मायोसिन है ना, दो पंख जैसा और उसमें एक लंबा सा ये ऐसा। अब आइए आप मायोफाइब्रिल की स्ट्रक्चर देखें। ये जो छोटे छोटे पतले पतले स्ट्रैंड है क्या होंगे, एक्टिन फिलामेंट, और ये क्या है, मायोसिन। ये हमारे मसल्स में कुछ ऐसे अरेंज होते हैं कि ये जो एक बंडल है, इसे हम ये एक सार्कोमियर है, ये जो है ये एक सार्कोमियर है। जिस पार्ट में सिर्फ मायोसिन है, एक्टिन नहीं है, उस पार्ट को हम बोलते हैं एच जोन। जैसे कि ये पार्ट, इस पार्ट में सिर्फ मायोसिन है, इसे हम बोलेंगे एच जोन। सार्कोमियर से दो लाइन होती है, ये जो दो लाइन है, इन दो लाइन को बोलते हैं जेड लाइन। ये सबके नाम। और जब बीच में लाइन जाती है, जो बीच में है, इस लाइन को बोलेंगे एम लाइन, मिडिल लाइन। ठीक है, ये जो मैंने जो जगह सिर्फ एक्टिन है, जैसे सिर्फ जगह में मायोसिन था, उसमें एच जोन बोलते हैं। जहां पे सिर्फ एक्टिन है उसे हम बोलते हैं आई बैंड। अब हम कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, अब हम मसल कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। ये जो पार्ट मैंने बनाया है, ये न्यूरल टिश्यू की एंडिंग है ना। एक न्यूरॉन कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है, ये उसकी टर्मिनल्स, और इसके एंड में इसे हम बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल बोलते हैं। ये जो छोटी सी पार्ट है, इसे मैंने यहाँ बड़ा करके बनाया। एक न्यूरॉन से जब एक मसल कनेक्टेड होता है, ये क्या है, एक मस्क्यूलर टिश्यू की एंडिंग है। ठीक है, ये जो पार्ट है ये सार्कोलेमा, हमने बोला था सार्कोमियर का जो आउटर लेयर होती है उसे हम सार्कोलेमा बोलते हैं। तो ये सार्कोलेमा है, ये मस्क्यूलर टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, तो जब ब्रेन ब्रेन बोलता है कि क्या कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे मुझे अपना हाथ हिलाना है, तो मेरा ब्रेन क्या करेगा, एक तरह का केमिकल रिलीज करेगा, वो इस न्यूरॉन से ट्रैवल होके यहाँ तक आएगी। अब वो इधर से इधर तक ऐसे नहीं जा सकती कोई भी सिग्नल, क्योंकि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी वगैरह तो है नहीं न्यूरल मस्कुलर टिश्यू के पास। तो क्या होता है, जो हमारा सिग्नल है वो ऐसे छोटे छोटे वेसल्स में भर जाता है। ठीक है, केमिकल वेसल्स। इन वेसल्स को हम लोग बोलते हैं सेमिनल वेसल्स, सेमिनल वेसिकल्स। ठीक है, और मसल्स के केस में ज्यादातर जो सेमिनल वेसिकल्स होते हैं वो एसिटल कोलिन के होते हैं। ठीक है, इनमें भर जाता है हमारा सिग्नल। ये सिग्नल अब क्या जाएगा नीचे इस पार्ट में, इसे बोलते हैं जंक्शन, क्योंकि यहाँ न्यूरल और मस्क्यूलर टिश्यू का जंक्शन हो रहा है। इसे हम क्या नाम देंगे, न्यूरो मस्क्यूलर जंक्शन। न्यूरो मस्क्यूलर जंक्शन, जंक्शन का मतलब क्या होता है, जुड़ने वाला पार्ट, जो पार्ट दो चीजों को जोड़े, इसे बोलते हैं जंक्शन। ठीक है, तो ये आएगा, और मस्क्यूलर टिश्यू के पास कुछ हाथ होते हैं छोटे छोटे छोटे, इन्हें बोलते हैं रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स, ये आगे से कैच कर लेंगे, ये देखिए ऐसे कैच कर लिया सब में। अब ये अंदर जाएगा। ठीक है, ये जो बाहर निकला, ये जो पूरा प्रोसेस हुआ, ये ऐसे ही तो नहीं हो सकता, इसके लिए थोड़ी कुछ खर्चा करना पड़ेगा, थोड़ा एटीपी लगेगा, थोड़ा एनर्जी लगेगी। तो ये एनर्जी देता है हमारा, इसी में काम आता है हमारा कैल्शियम। कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन ही इस सेमिनल वेसिकल्स को यहाँ से बाहर निकालता है। ये सेमिनल वेसिकल्स के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से ये इतना ट्रैवल कर पाता है, फिर ये इसे कैच करता है और अंदर जाता है। यहाँ पे हमने पढ़ा है, यहाँ पे भी कैल्शियम होता है, यानी कि यहाँ पे जब ये सेमिनल वेसिकल्स आए तब इनसे निकल गया, क्या निकल गया, कैल्शियम बाहर निकल गया। ठीक है, जैसे कैल्शियम बाहर निकला तो इसकी सिग्नल भी अंदर चली गई, तो इसके फिर सिग्नल अंदर चला जाता है। अब इसे मैं अगर एक फ्लो चार्ट में लिखूं तो कैसे लिखूंगी,
पोटेंशियल। ठीक है, ये वो सिग्नल है जिससे जो ब्रेन ने हमें दिया कि हाथ हिलाओ, वो कंट्रैक्ट करो, हाथ को कंट्रैक्ट करो। ठीक है, ये कहां जाएगी बताओ? एक्सॉन टर्मिनल के पास। ये पार्ट क्या? एक्सॉन टर्मिनल, इसके पास गई। फिर क्या हुआ? कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन, यानी कि कैल्शियम इसमें घुस गया, यानी कि हम बोलेंगे कैल्शियम इनफ्लक्स। इनफ्लक्स यानी कि अंदर घुसना, कोई चीज अंदर घुसती है तो उसे हम इनफ्लक्स बोलते हैं। फिर क्या हुआ? जैसे ये अंदर घुसा वैसे क्या हुआ? सिनेप्टिक वेसिकल्स इनटू जंक्शन। जंक्शन में चली गई सिनेप्टिक वेसिकल्स, बाहर निकल गई। फिर क्या होगा? फिर बर्स्ट हो जाएगी, ये चीज इसके आगे बर्स्ट हो जाती है। और फिर रिसेप्टर्स कैच एसिटिलकोलिन। क्या हुआ? ये जो वेसिकल यहां बर्स्ट हुई, यहां से एसिटिलकोलिन निकला, इसे इसने कैच कर लिया। ठीक है, अब क्या होगा? अब ये अंदर गई हमारे न्यूमस्कुलर टिश्यू के अंदर। क्या हुआ? कैल्शियम इफ्लक्स। इफ्लक्स यानी क्या? बाहर निकल गया कैल्शियम। कैल्शियम इस एसिटिलकोलिन के बाहर निकल गया। फिर क्या हुआ? ये जो कैल्शियम है, मैंने क्या बोला था कि एक्टिन के पार्ट्स है ना, जब एक्टिन जो मैंने बनाया था, ऐसा बनाया था, उसमें मैंने एक लाइन बनाई। उस लाइन का नाम क्या था बताओ? ट्रोपोमायोसिन था। और बहुत सारे छोटे छोटे वेसल्स भी बनाए थे। वेसल्स का नाम क्या था? प्रोपोनिन था। मैंने क्या बताया था कि जब कैल्शियम प्रोपोनिन से बाइंड करती है तब ये खुल जाता है, ये लॉक खुल जाता है ना। जैसे ये खुलता है उसके साथ साथ ये मायोसिन को भी खींच के लेके चला जाता है, ट्रोपोमायोसिन को। क्या हुआ? प्रोपोनिन बाइंड्स टू कैल्शियम, इससे क्या हुआ? ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन ओपन। और लास्ट में क्या होगा? एक्टिन बाइंड्स विथ मायोसिन। अब एक्टिन मायोसिन से जुड़ जाएगी, यानी कि अब कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगा। अब हम कॉन्ट्रैक्शन करें। अब हम बात करते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी की। क्या होता है? जब एक्टिन, हमने पढ़ा कि कैल्शियम बाइंड हो गया एक्टिन से, प्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन खुल चुकी है, अब ये मायोसिन से बाइंड करने के लिए रेडी है। तो ये सबसे पहले जो स्टेट है वो रेस्टिंग स्टेज है। ठीक है, रेस्ट, अभी कुछ नहीं हुआ, रेस्टिंग स्टेज। अब क्या हुई? जैसे ही कैल्शियम प्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन से बाइंड किया, ये खुला और ये इससे बाइंड कर लिया। देखो तो ये क्या हुआ? ये खड़ा हो गया, इसके साथ बाइंड हो गया। इसे हम बोलते हैं क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। ठीक है, ये जो पार्ट है इसे बोलते हैं क्रॉस ब्रिज, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। अब जो हम यहाँ देख सकते हैं 3 ट्रायंगल्स मैंने हर जगह बनाए। इसमें से जो ये 2 ट्रायंगल्स हैं, ये है ADP के, और ये एक ट्रायंगल है ये PO4 3-। मैंने क्या पढ़ा था? बोला था ATP जब टूटता है तब वो ADP और PO4 3- बनाता है। तो वो यहाँ पे हो रहा है, टूट रहा है। ठीक है, यहाँ भी टूट रहा है। अब ये टूट के पूरा बाहर निकल गया, ये देखिए, यानी कि अब ये पार्ट आगे चलेगी। अगर मैं सिर्फ एक, यानी कि ये वाला पॉइंट मैं देख लूं, ठीक है, ये पॉइंट मैं देख लूं, ये पॉइंट अभी यहीं पर है, और जैसे ये इधर गया, ये पॉइंट इधर आ गया। ठीक है, जैसे करके खींच लिया पकड़ के, ये जो क्रॉस ब्रिज है, जैसे खींचा वैसे ये सारा सब कुछ बाहर निकल गया, जितना सा ATP वाले मॉलिक्यूल्स है। इसे हम बोलते हैं स्लाइडिंग। यही स्लाइड हुई। क्या स्लाइड हुआ? क्या मायोसिन स्लाइड हुआ या एक्टिन स्लाइड हुआ? यहाँ पे एक्टिन स्लाइड हो रहा है ना, ये एक्टिन आगे बढ़ रहा है, मायोसिन अपनी जगह पे है। यानी कि ये जो फिलामेंट की बात हो रही है, ये एक्टिन फिलामेंट की बात हो रही है कि एक्टिन फिलामेंट स्लाइड हो रहा है। अब ये तो स्लाइड हो गया, कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो गई, इतना ही काम था मेरा। तो क्या होगा? ये सब चीजें वापस अंदर जाएगी, और ऐसे अंदर नहीं जा सकती, इसमें हमें फिर से ATP की जरूरत पड़ती है। तो क्या हुआ? ये चीजें वापस अंदर चली गई, ATP
चलता रहेगा। तब तक चलेगा जब तक हमारा हाथ हिल नहीं जाता। ठीक है, हमारा हाथ हिलने का कंट्रैक्शन था, सिग्नल था। जब तक हमारा हाथ नहीं हिलेगा तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा हर एक सेल में। ठीक है, तो ये प्रोसेस कब तक चलेगा? जब तक कैल्शियम प्रेजेंट होगा, है ना, तभी तो ये प्रोपोनेट ट्रोपोमाइसिन को अलग करके रखेगा, तभी तो ये सब प्रोसेस होता रहेगा। जब तक कैल्शियम प्रेजेंट रहेगा, जब तक सिग्नल प्रेजेंट रहेगा, तब तक ये प्रोसेस होता रहेगा। ठीक है, ये प्रोसेस कैसे रुकेगा? जब सिग्नल बंद हो जाए, कैल्शियम की इंफ्लुएंस बंद हो जाए। तो यही थी